शुगर का जो मरीज़ होता है उसको अपनी शुगर पर नज़र रखनी पड़ती है। शुगर बाज़ औक़ात बहुत बढ़ जाती है और बाज़ औक़ात बहुत कम हो जाती है। और शुगर के मरीज़ को चेक किए बगैर भी बाज़ औक़ात ये पता चल जाता है कि उसकी शुगर जो है वो बढ़ रही है या कम हो रही है या कंट्रोल में है। वक्त के साथ साथ उसको ये एहसास हो जाता है। बाज़ औक़ात शुगर बहुत बढ़ जाती है और 300, 350, 400, 500 बल्कि 600 तक चली जाती है। और बाज़ औक़ात एक कंडीशन होती है जिसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस या DKA कहते हैं या HHS हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक सिंड्रोम, उस कैफियत में चले जाते हैं। तो उस कैफियत में करना क्या है? क्या हमें उस कैफियत में जाना है या उससे पहले ही कुछ करना है? क्योंकि उसके बाद फिर सिर्फ कोमा है और कोमा के नतीजे में कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो जानिए आज की वीडियो में कि ये तमाम कंडीशंस क्या हैं। अगर आपकी शुगर बढ़ रही है तो उसे कंट्रोल करने के कौन से तरीके हैं और सिर्फ 3 दिन में हम अपने शुगर को कैसे मुकम्मल कंट्रोल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुझे डॉक्टर हारून कहते हैं। मैं एक फ़ैमिली फ़िज़िशियन हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं अपने तमाम करम फरमाओं का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिनकी वजह से मैं आज 3K पे पहुँच गया हूँ सिर्फ 1.5 या 2 महीने के अंदर अंदर। यकीनन ये आपकी मोहब्बत है, ये आपकी उल्फत और आपकी नेक तमन्नाएँ हैं जिसकी वजह से मैं आज इस मकाम पे पहुँच गया हूँ। लेकिन यकीन करें कि मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं 3K हूँ, 3 मिलियन हूँ या 4 मिलियन हूँ। मेरा मकसद ये है कि मेरा जो पैगाम है वो पूरी दुनिया में पहुँचे। वो 3 मिलियन नहीं, वो 3 बिलियन तक पहुँचे। क्योंकि मकसद क्या है? लोगों की और इंसानियत की भलाई। और इसमें आप मेरी टीम है, आप मेरी यूट्यूब टीम है जिसने मेरी इसमें मदद करनी है। यह आपके लिए सदका जारिया होगा और मेरे लिए भी। हो सकता है क़यामत के दिन हमारा कोई अमल और तो काम ना आए, मगर यह अमल काम आ जाए कि जिसमें हमने इंसानियत को बहुत बड़े बड़े हादसात से बचा लिया। कुरान में लिखा है कि किसी एक इंसान की जान बचाना गोया पूरे कायनात की जान बचाने के बराबर है। नाज़रीन, आज का हमारा जो मौजू है वो बड़ा क्रिटिकल मौजू है और वो है शुगर के मतलब। शुगर के मतलब काफ़ी लोगों ने मुझे लिखा है कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो करें क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और बहुत से लोगों को नहीं पता कि अगर उनकी शुगर बढ़ जाती है या बहुत बढ़ जाती है तो उन्हें क्या करना है और उन्हें अपनी शुगर मॉनिटर कैसे करनी है। और कोमा में जाने से या किसी ख़तरनाक कंडीशन में जिसको DKA भी कहते हैं या HHS कहते हैं हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक सिंड्रोम, वहाँ पहुँचने से पहले कैसे अपनी शुगर को कंट्रोल करना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बहुत सिंपल और बहुत सादा किस्म की कुछ ग़िज़ाएँ बताऊँगा कि अगर आपकी शुगर 400 तक रहती है या आपको लगता है कि 350, 300, 350, 400 तक पहुँच जाती है और आपको कुछ सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको हल्की हल्की मतली रहती है, चक्कर आते हैं, पेट में दर्द होता है या आपको लगता है कि आपको बार बार पेशाब आ रहा है, आपको प्यास ज़्यादा लगती है और आपके पेट में हल्का हल्का दर्द भी रहता है और सर दर्द भी होता है, तो ये बहुत वार्निंग साइन है। ये साइन अगर आते हैं तो आपको फ़ौरन कुछ उसूलों पे काम करना शुरू कर देना चाहिए, इससे पहले कि आप कोमा वाली कंडीशन में चले जाएं। अच्छा, एक चीज़ याद रखें कि DKA जो है वो आमतौर पर टाइप 1 में होता है। टाइप 1 यानी जिन लोगों में बिल्कुल भी कोई किसी किस्म की इंसुलिन होती नहीं है, पैदाइशी आमतौर पर इंसुलिन नहीं होती है, यह बाद में कम हो जाती है, बचपन में ही कम हो जाती है, होती ही नहीं है। आमतौर पर ये ऑटो इम्यून होता है और जो इम्यून सिस्टम है वो उनकी इंसुलिन को ख़त्म कर देता है। इसमें DKA होता है और DKA और HHS में थोड़ा सा फ़र्क है, वो मैं बाद में बताऊंगा। और जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, यानी वक्त के साथ साथ उनकी इंसुलिन जो है उसकी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है और उनकी इंसुलिन काम नहीं करती है, इसको HHS कहते हैं। यह हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक सिंड्रोम कहते हैं। हाइपर ऑस्मोलर का मतलब ये है कि उनके खून में बहुत ज़्यादा ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है, यानी कि शुगर बहुत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनका खून बहुत थिक हो जाता है, चिपचिपा सा हो जाता है। इन दोनों कंडीशंस में अगर आदमी पहुंच जाए तो वो तो एक इमरजेंसी हो गई, लेकिन इससे पहले ही हमें ऐसी कुछ चीज़ों पे अमल करना है जिनकी वजह से हम इन कंडीशन से बच सकें। अगर आपकी शुगर मानो 300, 350, 400 रहती है तो आपको क्या करना है? आपको मैं सिर्फ 3 दिन की ऐसी ग़िज़ा बताऊँगा कि जिससे आप इस शुगर को कंट्रोल कर पाएंगे। और इस
उसके अभी कुछ उसूल हैं, वो मैं आपको पहले बता दूंगा। और वो उसूल क्या हैं? वो उसूल ये हैं कि नंबर 1, आपने 12 घंटे खाना है और 12 घंटे नहीं खाना है। और उसमें जो खून जो है वो चिपचिपा हो जाता है शुगर के ज़्यादा होने की वजह से, इसको HHS कहते हैं, HHS। और इस स्टेट में पहुंचने के बाद आमतौर पे लोग कोमा में चले जाते हैं। इसमें 2-3 चीज़ें और भी होती हैं जिसको HHS कहते हैं। इसमें आमतौर पे जो नफ्सियाती यानी दिमागी मसाइल हैं वो बढ़ जाते हैं। उसमें जो है वो कन्फ्यूजन होती है, यानी समझ में कुछ नहीं आता कि हम कहाँ हैं, लेथार्जी, बहुत सवियर वीकनेस हो जाती है और बाज़ औक़ात जो है वो मिर्गी का हमला भी हो जाता है और उसके बाद इंसान कोमा में चला जाता है। तो इस स्टेट में हमें जाने से पहले मैं ग़िज़ा बताऊँगा। वो ग़िज़ा आपने 3 दिन करनी है, 3 दिन इस्तेमाल करनी है और उसके बाद आप इंशाल्लाह उस पर कंट्रोल हासिल कर लेंगे शुगर पे मुकम्मल तौर पे। अच्छा, इसमें ये करना है, आपने पानी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करना है। कुछ लोग कहते हैं कि इसके अंदर आप अल्कलाइन वाटर इस्तेमाल करें, लेकिन अल्कलाइन वाटर के मतलब बहुत कंट्रोवर्सी है, क्योंकि अल्कलाइन वाटर जो है वो ख़ुद में बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा करता है। हमारे जिस्म को इन्फेक्टेंट्स का अल्कलाइन वाटर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर हम अल्कलाइन वाटर का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जिस्म ख़ुद बहुत बाज़ हिस्सों में, जिस्म के बाज़ हिस्सों में अल्कलिनिटी रखता है और बाज़ हिस्सों में एसिडिटी रखता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसे अगर आपका पेट जो है, जिसको स्टमक कहते हैं, आपके मैदे में बहुत ज़्यादा एसिडिटी चाहिए, आपकी बड़ी आंत में थोड़ी सी हल्की एसिडिटी चाहिए। क्यों? इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए और ग़िज़ा को अच्छे तरीके से हज़म करने के लिए। मगर बाज़ जगहों पे आपको एसिडिटी नहीं चाहिए, वहाँ पे अल्कलाइन होना चाहिए, यानी कि बेसिक वहाँ पे एनवायरनमेंट या मिलियो होना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मुंह में एसिडिटी नहीं होती है, आपके जिगर में एसिडिटी नहीं होती है, गाल ब्लैडर में यानी पित्ते में एसिडिटी नहीं होती है, अल्कलाइन होता है। इसके साथ साथ आपकी छोटी आंत भी अल्कलाइन होती है। तो ये इसलिए हमारे जिस्म में ऐसा निज़ाम है कि हम जिस्म को पूरे का पूरा अल्कलाइन नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम इसको सारे का सारे जिस सिस्टम को अल्कलाइन कर देंगे तो उससे ये होगा कि जो हम खाना खाएंगे वो हमारी मैदे में जाने के बाद उसमें इन्फेक्शन ख़त्म नहीं होगी और वह इन्फेक्शन हमारे छोटी आंत में जाके एक कंडीशन पैदा कर दी, जिसको हम सीबो कहते हैं। यानी कि ख़ास किस्म की जरासीम वहाँ पैदा हो जाते हैं, जो कि बाद में उफारा भी पैदा करते हैं, पेट को फुला देते हैं, गैस बनाते हैं और निज़ाम इंहज़ाम को ख़राब कर देते हैं और निज़ाम इंहज़ाम ख़राब हो जाता है। इसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है। इसके अलावा जो है लीकी गट हो सकती है, इन्फेक्शंस हो सकती हैं और कई किस्म की बीमारियाँ पेट की लग सकती हैं। तो आइए अब हम आपको जो मैं ग़िज़ा बताने लगा हूँ, इस ग़िज़ा में सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि इसमें आप इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, तोरी। इसमें आप तोरी या तुरई इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा कद्दू भी इस्तेमाल कर सकते हैं और टिंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको आपने अच्छे तरीके से काटना है। और हमने इन ग़िज़ाओं का इंतखाब क्यों किया है? इसलिए किया है कि किसी भी तुरई में या किसी भी लौकी में या टिंडे में जो है वो 90% वाटर होता है, पानी होता है, 15% फाइबर होता है और इसका जो ग्लाइसेमिक लोड होता है, यानी इसके अंदर जो ग्लूकोज होता है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। तो इसको आप अच्छे तरीके से इसमें कोई भी, यानी कि आप जो भी मसाले डालना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से वो डालें। इसमें हल्दी भी डालें, नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा मसाले भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से आप इसका सालन बनाइए और उसके साथ साथ आप 2 अंडे भी उबाल सकते हैं। वो भी, चूँकि वो प्रोटीन की डाइट है और प्रोटीन डाइट भी अपने साथ इस्तेमाल करनी ताकि आपको कमज़ोरी ना हो। इसके साथ साथ आप बड़ा गोश्त भी भून के हल्का सा वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बकरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या मुर्गी का गोश्त भी उसको स्टीम करके उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं अंडों की जगहों पे। या आप बाज़-औक़ात अंडे खा सकते हैं, बाज़-औक़ात गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपने रोटी वग़ैरह नहीं खानी है, आपने सिर्फ यही चीज़ इस्तेमाल करनी है। यानी अंडे खा सकते हैं, गोश्त खा सकते हैं और ये सालन जो है ये आपने इस्तेमाल करना है। और ये 3 टाइम इस्तेमाल करना है, सुबह, दोपहर और शाम। 3 ये खाने हैं, यानी कि 3 दिन में 9 खाने आपने ये वाले खाने हैं। इसके साथ साथ आपने 2 स्नैक भी लेने हैं, यानी इसके दरमियान में आपने स्नैक लेने हैं, यानी कि दरमियान में आपने 2 किस्म के बिस्किट खाने हैं। इसमें कुछ लोग तो ये कहते हैं कि बादाम का बिस्किट बना लें, जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव भी पड़ता है और इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें मुकम्मल न्यूट्रिशन नहीं होती है। तो उसकी जगह पे आप कमेंट सेक्शन में मैंने जो है डिटेल में सारा बताया हुआ है कि इसमें आप ख़ास किस्म के कुकीज़ जो हैं, ख़ास किस्म के बिस्किट बना सकते हैं। ये बिस्किट कैसे बनते हैं? इसमें पिस्ता इस्तेमाल होता है, इसमें काजू है, बादाम का आटा है, अलसी है, उसमें चहार मगज़ है, कद्दू के बीज हैं, अखरोट है, उसमें मूंगफली है,
ये सारा कुछ जो है इसको अच्छे तरीके से आप चॉप कर सकते हैं। चॉप करने के बाद इसको हल्का सा देसी घी में भून लें, इसको अलग से रख दें। इसके साथ साथ आप इंजीर, खजूर को लेके उनको भी क्रश करके और उनको भी हल्का सा भून के अलग से रख दें, और उसके बाद इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके और किसी डाई में डाल दें जिससे इनकी शक्ल निकल आए, और थोड़ी देर पड़ा रहने दें ताकि ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद इनकी शक्ल कुकीज़ की तरह, बिस्किट्स की तरह हो जाएगी। ये सुबह शाम आप चाय के साथ ये खा सकते हैं। इससे आपकी एनर्जी में, तवानाई में कमी नहीं आएगी, आपको भूख नहीं लगेगी। इसके बारे में जो ग़िज़ा बताई है जिसमें आपने कद्दू या तुरई या टिंडे का सालन बनाना है, उसमें आप देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी घी का ये फ़ायदा होता है कि उससे आपकी एक तो भूख आपको नहीं लगती, जो कि उसमें फ़ैट होता है, काफ़ी अच्छा फ़ैट होता है उसके अंदर, और बहुत अच्छे कई किस्म के फैट्स होते हैं जो कि हमारे लिए, हमारे गट के लिए अच्छे होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होते हैं, और उनके अलावा उनके अंदर बहुत से विटामिन जैसे विटामिन ए, डी, ई और K2 ये तमाम उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो वो इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर वो नहीं करना चाहते तो आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों से फिर भूख नहीं लगती। 3 दिन अपने इस्तेमाल करना है। अब चाय जो आप पियेंगे, चाय में आपने दूध ज़्यादा नहीं डालना है। एक चाय सुबह, 1 कप शाम को, और साथ ये कुकीज़, एक कुकी खा सकते हैं। या ऐसा अब जो विंडो बनानी है 12 घंटे की, वो आप सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे, सुबह 9 से रात 9, और सुबह 7 से रात 7 तक भी रख सकते हैं। मगर इस रात 7 बजे के बाद फिर आपने कुछ और नहीं खाना है। अलबत्ता पानी आपको कम से कम 3 से 3.5-4 लीटर पीना है। कोशिश करें कि पानी जो है वो मिनरल वाटर हो। मिनरल वाटर के लिए आप बस कुआं है, अगर कुआं है उसका सोर्स है तो वहाँ से ले लें, क्योंकि मिनरल वाटर जो होता है वो प्योर अल्कलाइन वाटर होता है और वो जिस्म में इस्तेमाल हो सकता है। वो मिनरल वाटर जो मशीनों से बनता है वो इस्तेमाल आप मत करें, क्योंकि उसका नुकसान होता है, वो नुकसान दे सकता है। लेकिन आजकल जो मुख्तलिफ़ मशीनें हैं जिससे मिनरल वाटर बनता है, जो घर पे आपको मैसर होती हैं, उससे आप मिनरल वाटर बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके एसिडिटी लेवल कम होगा। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता अगर आपको ये तमाम कैफियतों हो कि जिसमें मतली भी है, पेट दर्द भी है, पानी की शदीद कमी है, चक्कर आ रहे हैं, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, नज़र जो है धुंधला रही है, और अब बेहोशी तारी होने वाली है, इस तरह की कैफियत है, तो आपको फ़ौरन अस्पताल भी जाना चाहिए, क्योंकि पोटेशियम लेवल बहुत कम हो चुका है। आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो काफ़ी हाई है, और अगर वो 600 तक चला जाए तो उसको हम HHS कहते हैं, उस तरफ आप जा रहे हैं। तो एक दफ़ा आप एमरजेंसी से होके आएंगे, उसके बाद फिर आपने ये वाला काम करना है। एक दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ खाना बनाने का, जो कि एक मुकम्मल ग़िज़ा है, और ये आपको तकरीबन आप चाहें तो इसको लाइफ टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आपने ये करना है कि आपने एक ख़ास किस्म का सूप तैयार करना है। ये सूप इस तरह तैयार होगा कि इसमें आप थोड़ा सा टमाटर डाल सकते हैं, उसमें आप तुरई डाल सकते हैं या कद्दू, या उसमें टींडा डाल सकते हैं, और उसके अंदर जो है वो बंद गोभी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको चॉप करके इससे अच्छे तरीके से प्रेशर कुकर में सूप बनाइए। सूप बना के उसको आप रख सकते हैं। उसके अंदर आप देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सूप आप 3 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप मल्टीग्रेन आटा भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी रोटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मल्टीग्रेन आटा वो वाला इस्तेमाल करना है जिसमें जो GL वैल्यू यानी कि जो ग्लाइसेमिक लोड है वो 10 से कम हो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या अगर बहुत हो तो 25 से नीचे ही रहना चाहिए। तो वो आप देख सकते हैं। उसमें आप जौ का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, चने का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्वार का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, या बेसन, सबको मिला के उसके अंदर आप कलौंजी भी डाल सकते हैं। ये सारों का आटा बना के आप थोड़ा सा छोटी सी रोटी आप इसके साथ आप खा सकते हैं इसके अंदर डबो के। ये आप हफ्ते में 3 दिन ये वाला ग़िज़ा इस्तेमाल करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया 3 टाइम, और उसके बाद बाकी जो दिन हैं उनके अंदर आप नॉर्मल ग़िज़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रोटी उसमें आपने मल्टीग्रेन ही इस्तेमाल करनी है। और मीठे का इस्तेमाल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, यानी आप चीनी, शक्कर, गुड़, शहद और जितने भी मीठे फल हैं उनसे आपने परहेज़ करना है। तो ये जो मैंने पहली वीडियो बताई थी फ़ाइबर वाली, ये वो वाली फ़ाइबर वाला, यानी कि फ़ाइबर वाली जो कार्बोहाइड्रेट है, यानी तमाम सब्जियों में सारा फ़ाइबर जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये 3-3 दिन करके आपने हफ्ते में 3 दिन ये और 3 दिन नॉर्मल ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है। उसके बाद जब आपका शुगर कंट्रोल में हो जाएगा तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पे आ सकते हैं, यानी आपकी विंडो में पहले तो 12 घंटे का फासला था, अब ये आप 11 बजे नाश्ता करेंगे और शाम 6 बजे फिर खाना खाएंगे। उसके दरमियान में फिर आपने कुछ नहीं खाना। पानी अलबत्ता आपने 3.5 से 3.5 लीटर पीना है, ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। नाज़रीन, शुगर कंट्रोल करने का जो तरीका मैं बता रहा हूँ, ये बग़ैर दवाइयों के शुगर को कंट्रोल करने का तरीका है, यानी इसमें दवाइयों का रोल नहीं है। और हमारा मकसद भी यही है कि आहिस्ता आहिस्ता से
आपकी दवाइयाँ जो हैं वो बंद की जाएँ, और अगर आप इंसुलिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया जाए। आप 15 से 20 दिन, 1 महीना जब ये मेथड इस्तेमाल करेंगे जो मैंने आपको बताया है कि आपने कैसे शुगर को कंट्रोल करना है, तो साथ साथ आपने शुगर को मॉनिटर करना है, और आहिस्ता आहिस्ता जब आपका वज़न कम होगा, और इसके साथ साथ आपने कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ भी इस्तेमाल करनी, जैसे सलाद हैं मसलन, ये वो फ़ाइबर है कि जो कि शुगर को ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब नहीं होने देता। इसके अलावा चिया सीड है, छिलका इसबगोल है, इनका इस्तेमाल भी आप साथ साथ करेंगे, और प्रोटीन डाइट का इस्तेमाल करेंगे। इससे ये होगा कि आपकी शुगर की एब्ज़ॉर्प्शन कम हो जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन ये भी कोशिश करें कि दवाइयों का जो मेथड है, जो दवाइयाँ मेथड इस्तेमाल करती हैं शुगर को कंट्रोल करने का, वो आप डाइट से और अपने लाइफ स्टाइल से करना शुरू करें। जैसे दवाइयाँ जो हैं वो शुगर को एब्ज़ॉर्ब ज़्यादा नहीं होने देती, तो आप जब फाइबर इस्तेमाल करते हैं सलाद, तो वो भी ज़्यादा शुगर को एब्ज़ॉर्ब नहीं होने देते। फैट स्टमक है उसको स्लो कर देती हैं। इस तरीके से बाज़ दवाइयाँ भी स्टमक को स्लो करती हैं, जिससे ज़्यादा शुगर एब्ज़ॉर्ब नहीं होती। तो आपने लाइफ स्टाइल से दवाइयों का आहिस्ता आहिस्ता रोल संभाल लेना है। उसके बाद एक वक्त आएगा जब आपकी दवाइयाँ आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू होंगी, इंसुलिन आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते बंद होनी शुरू होगी। इंसुलिन का जायज़ा लिया जाएगा कि वो जिस्म में कितनी मिकदार में है। जो आपका वज़न कम होगा और आपकी जो शुगर है कंट्रोल में आएगी, तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इंसुलिन ज़्यादा रिलीज़ नहीं हो रही जिस्म को चाहिए। तो आपका जो कंट्रोल है वो बढ़ना शुरू होगा, और एक वक्त आएगा कि आप दवाइयों के बग़ैर, जिसको कहते हैं ना शुगर रिवर्सल या डायबिटीज़ रिवर्सल, उस लेवल तक पहुँच जाएंगे। तो ये कुछ गुजारिशात थी, वो आपकी नज़र करना चाहता था। कोई सवाल हो तो आप ज़रूर इसके बारे में लिख सकते हैं। अलबत्ता अल्कलाइन वाटर के मतलब मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। वीडियो के आखिर में मैं तमाम लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरी इतना हौसला अफजाई की। आपने इतनी दुआएं दी हैं, अल्लाह ताला आपने जितनी दुआएं दी हैं, अल्लाह ताला वो तमाम चीज़ें आपको भी अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला आपको, आपके वालिदैन को, आपके अहबाब को, आपके बच्चों को, सबको सलामत रखे, और आपको हर तरह की आज़माइश से महफूज फ़रमाए। इसके साथ साथ मेरी ये दरख्वास्त है कि मेरे इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये शेयर करना बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों तक, मिलियंस ऑफ लोगों तक मैसेज पहुँचे, ताकि ये आपके लिए सदका जारिया साबित होगा। इसके साथ साथ लाइक भी करें, और सब्सक्राइब करने में तो बिल्कुल भी कमी मत करें, और बेशक मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 10 मिलियन, जितना भी हो सकता है लोगों तक सब्सक्राइब करवाएँ, ताकि लोगों तक मेरा मैसेज पहुँच सके।